ये कहानी देश और दुनिया की तमाम लड़कियों और स्त्रियों तक पहुंचनी चाहिए। जो कहानी इसलिए सुनी जानी चाहिए कि बतौर इंसान हम कहां हारते हैं। हमारे पास भले कितनी डिग्री हो, हमारा समाज भले ही कितना सुरक्षित हो, फिर भी हम इंसानियत की परीक्षा में बुरी तरह फेल हो जाते हैं। कहानी एक महिला की है जिसका रेप तब हुआ जब उसकी आयु 21 वर्ष थी और वो 5 महीने की गर्भवती थी, जिसकी आंखों के सामने उसकी 3 साल की बेटी को पत्थर पर पटक पटक कर मार डाला गया, जिसकी नजरों के सामने उसकी मां और बहनों का रेप हुआ, फिर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसने एक झटके में अपना पूरा परिवार गंवा दिया, जिस महिला को मरा समझकर छोड़ दिया गया और वो 3 घंटे तक बेहोश पड़ी रही, जिसे अपराधियों के डर से 20 बार अपना घर बदलना पड़ा, जिस महिला के हिस्से का न्याय 2 दशकों के इंतजार और 3 अदालतों से गुजरने के बाद मिला, जिस महिला की अस्मत हार चुकी थी पर अब वो जीत चुकी है। महिला का नाम है बिल्किस बानो। यह नाम हाल फिलहाल सुर्खियों में है। क्यों है बताएंगे। ये भी बताएंगे कि बिल्किस बानो ने कैसे जीवन की सबसे कठिन लड़ाई जीती, कैसे एक महिला का आत्मबल 11 अपराधियों के अपराध पर भारी पड़ता है। बात है 27 फरवरी 2002 की। साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से अहमदाबाद आ रही थी। S6 कोच में तमाम कार सेवक बैठे थे। ट्रेन के कई कोचेस को आग के हवाले कर दिया गया। लगभग 59 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गुजरात में दंगे होने लगे। गुजरात के लगभग सभी शहर दंगे चल रहे थे और वैसा ही हाल था दाहोद जिले के रंधीकपुर गांव का। यहां की एक बस्ती ही खाली हो गई। अपनी जान बचाने के लिए सब जंगल के रास्ते भाग रहे थे। भागने की मजबूत वजह भी थी। हाथों में तलवार, कुल्हाड़ी और हंसिया लिए उपद्रवियों की एक भीड़ थी। इसी बीच बकरीद भी थी। 3 मार्च 2002 की बात है। रंधीकपुर गांव की जो बस्ती खाली हुई उसमें एक परिवार बिल्किस बानो का भी था। 21 साल की बिल्किस अपनी 3 साल की बच्ची सलेहा और परिवार के 15 लोगों के साथ भागी थी, जिसमें उसकी मां, सगी और चचेरी बहनें भी शामिल थीं। 2 दिनों तक पैदल भागने के बाद जब उन्हें लगा कि भीड़ किसी भी समय उन्हें पकड़ सकती है, तब बिल्किस और उसका पूरा परिवार एक खेत में छिप गया। पर यह तरीका काम नहीं आया। भीड़ में मौजूद लोगों ने 5 महीने की गर्भवती बिल्किस के साथ कई बार रेप किया। वो दया की भीख मांगती रही, पर भीड़ ने उसकी 3 साल की बच्ची को चट्टान पर पटक पटक कर मार डाला। बिल्किस की मां और बहनों के साथ भी रेप किया गया और बाद में हत्या कर दी गई। बिल्किस की चचेरी बहन का बच्चा 1 दिन का था। भीड़ ने उसे भी मार डाला। भीड़ ने बिल्किस समेत कुल 6 महिलाओं का रेप किया और 13 लोगों की हत्या की, जिसमें से 6 का शव कभी मिला ही नहीं और जो मिले वो बुरी तरह कुचले गए थे। भीड़ बिल्किस को मरा समझकर आगे बढ़ गई। 3 घंटे बाद जब बिल्किस को होश आया तब उसके शरीर पर एक कपड़ा नहीं था। बिल्किस ने पास की एक आदिवासी महिला से कपड़ा मांगा। कुछ दूर पैदल चलने के बाद उसे एक होमगार्ड मिला। वो बिल्किस को लिमखेड़ा थाने ले गया, जहां उसने सोम भाई गोरी नाम के कांस्टेबल को अपनी आपबीती सुनाई। सोम भाई ने बिल्किस की आपबीती सुनने और सारे सबूत होने के बावजूद केस ही नहीं दर्ज किया। बाद में उसे भी आरोपितों को बचाने के लिए 3 साल की सजा सुनाई गई। इस दौरान बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप भेजा गया और फिर मेडिकल के लिए अस्पताल। इतना कुछ झेलने और सहने के बाद बिल्किस ने तय किया कि अपने हिस्से के न्याय के लिए न्यायालय का रुख किया जाए। दिसंबर 2003 में बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया। शुरुआत में सबूतों का अभाव था, लिहाजा केस खारिज कर दिया गया। इस बार बिल्किस मानवाधिकार के रास्ते सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई को नए सिरे से जांच का आदेश दिया। सीबीआई ने 1 साल से भी कम समय में 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया। इसमें से अधिकांश बिल्किस के पड़ोसी थे। बिल्किस उन्हें जानती थी। अहमदाबाद कोर्ट में केस का ट्रायल शुरू हुआ। तब एक और डर सामने आया, जांच और सुनवाई प्रभावित होने का डर। बिल्किस को धमकियां मिलने लगी। उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, जिसके बाद केस बॉम्बे हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया। सीबीआई ने चार्जशीट में कुल 18 लोगों को आरोपित बनाया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी और 2 डॉक्टर शामिल थे। इन पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने और आरोपितों को बचाने का आरोप था, वो भी कोई मामूली छेड़छाड़ नहीं। सीबीआई ने जांच के लिए शवों को कब्र से निकाला, तब पता लगा कि उनके अंग एक दूसरे से बदल दिए गए थे।
सिर अलग अलग कर दिया गया था जिससे शवों की पहचान न हो सके। पोस्टमार्टम भी अच्छे से नहीं किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्किस की 3 साल की मृतक बेटी की तस्वीर गायब कर दी गई थी। इतना होने के दौरान बिल्किस को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। 2 सालों में बिल्किस को लगभग 20 बार घर बदलने पड़े। सीबीआई की विशेष अदालत ने जनवरी 2008 में 11 लोगों को आजीवन कारावास का दंड सुनाया। 7 लोगों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी 11 लोगों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। 2019 में एक और अहम बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया कि बिल्किस बानो को 50 लाख का मुआवजा, नौकरी और घर दिया जाए। फिर आई 13 मई 2022 की तारीख। कुल 11 दोषियों में एक राधेश्याम शाही ने गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में सीआरपीसी की धारा 432 के तहत सजा माफ करने की गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 437 के तहत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सजा माफ करना यहां महाराष्ट्र सरकार का काम है, गुजरात सरकार का नहीं, क्योंकि मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है। इसके बाद दोषी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां उसका तर्क यह था कि वो 15 साल की सजा काट चुका है। तब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को माफी पर विचार करने का आदेश दिया। दरअसल गुजरात में कैदियों के लिए एक माफी नीति है जिसके तहत गुजरात सरकार के पास कैदियों को रिहा करने का अधिकार है, लेकिन उसमें भी कुछ क्लॉज हैं, जैसे बलात्कारियों और एक से ज्यादा हत्या करने वाले अपराधियों को सजा में माफी नहीं दी जाती है। यहां तो 11 के 11 दोषी इन पैमानों के दायरे में आते हैं। फिर भी गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को सभी दोषियों की रिहाई पर मुहर लगा दी। 11 दोषी जेल से बाहर आए तो फूल मालाओं से उनका स्वागत हुआ, मिठाई बांटी गई और जश्न मनाया गया। ये सब देखकर बिल्किस एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और 30 नवंबर 2022 को फिर याचिका दायर की। उसके आधार पर गुजरात सरकार और 11 दोषियों को नोटिस भेजा गया। एक बार फिर सुनवाई शुरू हुई। 11 दोषी बनाम एक बिल्किस। 2 न्यायाधीशों की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। उसके बाद कुछ ही दिन पहले 8 जनवरी 2024 को गुजरात सरकार का फैसला पलटा और सभी दोषियों की सजा बरकरार रखी गई। बिल्किस बानो मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कई अहम प्रश्न पूछे, जैसे अपराध की प्रवृत्ति इतनी जघन्य होने के बावजूद रिहाई की अनुमति क्यों दी गई। दूसरा सवाल था, जब दूसरे कैदियों को सजा में छूट नहीं मिलती तो इन्हें ही क्यों। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 161 और 72 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल एक दोषी की सजा माफ कर सकता है, जिसके बाद वो आम नागरिकों की तरह समाज का हिस्सा बन सकता है। लेकिन ऐसे अपराध में रियायत की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। एक दोषी ने तो सजा होने के बाद भी वकालत की प्रैक्टिस जारी रखी थी और यहां प्रश्न यह था कि सजा होने के बाद उसे प्रैक्टिस का लाइसेंस कैसे मिला। सुप्रीम कोर्ट ने एक और समझने लायक महत्वपूर्ण बात कही, क्या आप संतरे की तुलना सेब से करेंगे? एक व्यक्ति की हत्या की तुलना 10 से ज्यादा लोगों की हत्या से करेंगे? एक से ज्यादा हत्या करने वालों की सजा माफ नहीं होती है और यहां तो पूरे परिवार का कत्ल किया गया है। और माफी नीति के हिसाब से रेप करने वालों को सजा में छूट कतई नहीं मिलती है, तो यहां कैसे? कोई भी सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है। सजा में छूट देने से पीड़ित पर क्या गुजरेगी, यह भी सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस आदेश के बाद बिल्किस बानो ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, असल में आज मेरे लिए नया साल शुरू हुआ है। मेरी आंखें राहत के आंसुओं से भीग गई हैं। पिछले 1.5 साल में आज पहली बार मेरे चेहरे पर मुस्कान आई है। मैंने अपने बच्चों को गले लगाया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सीने से पहाड़ जितना बड़ा पत्थर आज उतर गया। अब मैं सांस ले पा रही हूं। यही न्याय का एहसास है। इसी के साथ बिल्किस बानो को पूरे 2 दशक कष्ट झेलने के बाद इंसाफ नसीब हुआ। पूरे केस में सबसे उल्लेखनीय था बिल्किस बानो का आत्मबल और जिद। बहुत से लोग बहुत कुछ सहकर हार मान लेते हैं, उनका दुख सामने ही नहीं आता, पर बिल्किस इंसाफ के लिए लड़ी और जीती। अंत में आता है वीडियो का सबसे कठिन पहलू, मुद्दे पर हमारी क्या राय है या हमारा क्या कहना है। असल मायनों में यह मुद्दा कुछ कहने लायक है ही नहीं। हम ऐसा क्या ही कह सकते हैं जिससे किसी के हिस्से की पीड़ा की अनुभूति की जा सके। दुनिया की किसी भाषा में ऐसा शब्द नहीं बना जो ऐसी यातनाओं की व्याख्या कर सके। आज बिल्किस ना होती तो शायद लोग भी सिर्फ
श्रद्धांजलि देकर आगे बढ़ जाते और एक समयावधि के बाद भूल भी जाते। लेकिन अच्छी बात यही है कि बिल्किस हमारे बीच हैं। बिल्किस का होना प्रमाण है कि न्याय कठिन है पर असंभव नहीं है। ये केस एक सभ्य समाज के लिए रियलिटी चेक जैसा भी है कि हम बतौर समाज कहां हारते हैं। प्रश्न भी उठता है कि क्या हम संवेदनशील मामलों में संजीदा होते हैं? शायद नहीं, तभी बिल्किस जैसी पीड़िताओं के केस दर्ज नहीं होते। उन्हें एक अदालत से दूसरी अदालत भागना पड़ता है, प्रशासन के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, समझना तो दूर कोई सुनता तक नहीं है। अंत में किसी तरह टूटने और जूझने के बाद न्याय नसीब होता है। हो सकता है कि दोषियों का भी कोई पक्ष हो, पर 3 साल की बच्ची की हत्या का क्या पक्ष हो सकता है? एक गर्भवती महिला के बलात्कार का पक्ष क्या हो सकता है? सवाल और भी हैं, पर पहले इतने के जवाब तो मिले। खैर, बिल्किस को न्याय मिला। उम्मीद है किसी और के भाग्य में बिल्किस पन्ना न लिखा हो। किसी के साथ गलती से ऐसा हो भी जाए तो उसे न्याय जरूर मिले।